दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डेली टेस्ट सीरीज में स्वागत करते हैं। दोस्तों, यह बिहार दरोगा आपके आने वाले वैकेंसी के लिए अति महत्वपूर्ण ये सेट होने वाले हैं और यह लेटेस्ट सेट हैं। तो आप बिहार दरोगा या किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको मार्केट का जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट होंगे सब आपको ये इस चैनल पर देखने को मिलेगा। चलिए टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। दोस्तों, यह 51 नंबर टेस्ट सीरीज आपको यह ज्ञान बिंदु रोशन अंदन सर का जो टेस्ट सीरीज जो लाया गया था। दोस्तों, तो ज्ञान बिंदु का टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है और उसका क्वेश्चन में कितना जान होता है, चलिए इसी जान पहचान इन क्वेश्चन से हम लोग रूबरू होते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि हाल ही में नहीं, पैगंबर साहब के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य बताया गया है। तो पैगंबर साहब का जो है जन्म आपको 6ठी शताब्दी के अंत में अरब में हुआ था। हाँ भैया, बिल्कुल बात सही हुआ था, अरब में हुआ था। और ये इनके द्वारा जो है इस्लाम धर्म का प्रवर्तन किया गया था। हाँ, इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना किया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा भी सही है। और मुस्लिम संवाद हिजरी और 622 में प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही बात है। आपको पैगंबर साहब इस्लाम संवत हिजरी को 622 ईस्वी में शुरू किया था और इनकी मृत्यु जो है आपको 832 में हुआ था। नहीं दोस्तों, ये आपको पैगंबर साहब की मृत्यु जो पूछेगा तो इनका मृत्यु 632 में हुआ था, न कि 832 में। आपको डी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मिलान की बात किया जाएगा। मिलान क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें पूर्वी बिंदु को क्या कहेंगे। पूर्वी बिंदु को आपको आलमगीरपुर, पूर्वी बिंदु को आलमगीरपुर, और दक्षिणी बिंदु को दैमाबाद कहा जाता है, और पश्चिमी बिंदु को आपको सुतकेंडोट कहते हैं, और सबसे उत्तरी बिंदु को आपको मांडा कहा जाता है। इस प्रकार ए नंबर ऑप्शन सही है। ये आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में, यह जो चारों दिशाओं के बारे में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे। टीपू सुल्तान के विरुद्ध में अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का कौन नेतृत्व कर रहा था। तो ये आपको इसमें कौन सा नेतृत्व कर रहा था, इसका सही जवाब है जनरल सर डेविस वेयर कर रहा था। टीपू सुल्तान के विरुद्ध में अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आपको जनरल सर डेविस वेयर के द्वारा किया जा रहा था। आपको ए नंबर ऑप्शन सही था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से एशियासी सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसे संबंधित नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन से संबंधित इसमें से कौन व्यक्ति नहीं रहते। कर्नवालिस, देखिए आपको कर्नवालिस यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। कर्नवालिस कैसे रहेगा यार, ये एशियाटिक सोसाइटी में आपको ये कर्नवालिस बिल्कुल नहीं था। आपको डी नंबर ऑप्शन गलती था। और विलियम जोन्स था, हेनरी थॉमस कोलब्रुक था, नेथेलियन हॉल हेड था, ये तीनों था, लेकिन आपको कर्नवालिस इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में बताना है कि चलिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था। तो बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें सही जवाब होगा ये आपको बलिया में किया गया था, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद झांसी में नहीं किया गया था। झांसी में कहाँ किया गया था, बिल्कुल बात गलत है। उसके बाद तालुक में किया गया था। हाँ भैया, तामुलुक में किया गया था। तामलुक में किया गया था। तामलुक में भी समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था, और साथ ही साथ सतारा में किया गया था। इस प्रकार 1, 3 और 4 यहाँ पर समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में जो है झांसी में बिल्कुल समानांतर सरकार की स्थापना नहीं किया गया था। हरिजनों की अक्षमताओं के लिए उच्च जातियां जिम्मेदार हैं। हरिजनों की अक्षमताओं के लिए उच्च जातियां जिम्मेदार है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा कोट किया गया है दोस्तों। तो ये जो है स्टेटमेंट जो कोट किया गया है एच जे खांडेकर का स्टेटमेंट कोट किया गया है। क्या कोट किया गया है, एच जे खांडेकर के द्वारा एक स्टेटमेंट कोट किया गया है। सुनिएगा साहब, हरिजनों की अक्षमताओं के लिए उच्च जातियां जिम्मेदार है, एच जे खांडेकर का ये स्टेटमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा कथन सही नहीं है। बंगाल विभाजन के बारे में पूछ रहा है, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट इसमें से कथन सही नहीं है। बात करते हैं दोस्तों इसमें बंगाल विभाजन
लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। हाँ भैया बिल्कुल, ये बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में कब किया, 1905 में किया गया था, 1905 में किया गया था। और बंगाल विभाजन के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया था। बंगाल विभाजन को उड़ीसा में मिला दिया गया था क्या, पूर्वी भाग को। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर पूर्वी भाग में मिला दिया गया था। 7 नंबर देखते हैं, 7 का बी नंबर बता रहे हैं, 2 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। हाँ, पूर्वी बंगाल में नहीं मिलाया, उड़ीसा में नहीं मिलाया गया था। पूर्वी उड़ीसा में कहाँ मिलाया गया था, ये आपको उड़ीसा में बिल्कुल नहीं मिलाया गया था। ये आपको बी नंबर आपको गलत जवाब होगा। और बात करते हैं इसमें तीसरी का, इसमें स्टेटमेंट देख लीजिए। इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाका में क्या, किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में जो है स्वदेशी आंदोलन के रूप में किसको बोलते हैं, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। हाँ भैया बिल्कुल सही है, लेकिन आपको पूर्वी बंगाल उड़ीसा में नहीं मिलाया गया था, ये आपको गलत दिया गया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कथनों पर चलिए विचार करना। चलिए भक्ति आंदोलन के संदर्भ में इन कथनों की विचार करते हैं, इसमें से सही क्या होगा। भक्ति आंदोलन के प्रारंभ जो है तमिल देश के अलवर नायर संतों ने किया है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है तमिल देशों के अलवर नायरों के द्वारा किया गया है। हाँ भैया बिल्कुल ये बात सही है, ये उनके ही द्वारा किया गया है। दूसरी स्टेटमेंट देखेंगे, भक्ति आंदोलन के समर्थक अधिकांशतः संत महात्मा अब्राह्मण थे। बिल्कुल बात सही बात है। ये भक्ति आंदोलन में जो है ये ब्राह्मण भी मन की सबसे ज्यादा कौन होते हैं, ब्राह्मण से ज्यादा अब्राह्मण लोग ही शामिल थे। बिल्कुल भाई सही है। जैसे कबीर हो गए, रैदास हो गए, ये सब लोग क्या थे, अब्राह्मण थे लोग। और भक्ति आंदोलन के संतों ने धार्मिक कर्मकांड का अखंडन किया है। हाँ भैया बिल्कुल, ये धार्मिक कर्मकांड पर भी ये सवाल उठाया गया है। इस प्रकार यह तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही जवाब होगा। मुगल साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था। ये मुगल साम्राज्य जो है कई इकाइयों में बटा हुआ था और उनका सही क्रम पर हम लोग पर विचार करना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुगल साम्राज्य कई सम्राटों में विभागों में बटा हुआ था। सूबा सरकार और परगना गांव। ये सूबा सरकार परगना गांव, ये नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। भारत में पहली फैक्ट्री कानून कब लाया गया था, भारत में पहली फैक्ट्री कानून किस वर्ष में लाया गया है। तो पहली फैक्ट्री ये आपको 1881 में लाया गया था। भारत में पहली फैक्ट्री कानून 1881 में लाया गया था। आपको ये बात याद रखेंगे, 1881 में पहली फैक्ट्री अधिनियम लाया गया था। अंग्रेजों ने पंजाब विलय के संदर्भ पर चलिए विचार करते हैं। अंग्रेज जब पंजाब का विलय किया गया था, इस संदर्भ में आइए बात करते हैं। 1845 में पहला अंग्रेज सिख युद्ध की शुरुआत और खालसा की हार के साथ साथ ये समाप्त होता है। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ उस समय डलहौजी गवर्नर था। बिल्कुल बात सही है, उस समय डलहौजी था। आपको पंजाब के समय, पंजाब को जब विलय किया गया था, ये डलहौजी उस समय गवर्नर था। दोनों बात सही है। और तीसरी बात कर रहे हैं, 1848 में पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह भी हुए और उसके बाद दूसरा आपको आंग्ल सिख युद्ध भी हुआ था। हाँ बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार ये तीनों सही जवाब है, डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखेंगे इसमें पूछ रहा है कि किन जैन तीर्थकारों के नाम का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। वो ऐसे दो जैन ऋषियों के नाम बताइए जिनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। तो ऐसे दो आपको तीर्थकार के नाम बताएंगे जैन तीर्थकार का, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी को उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है। और आर्यों के मूल निवास के स्थान पर लेकर अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत दिया गया है कि आर्य कहाँ के निवासी थे। तो चलिए आर्यों के बारे में अलग अलग विद्वानों का मानना था कि ये आर्य कहाँ कहाँ के निवासी थे। चलिए इस पे देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, इसका सही जवाब मिलान कर लीजिएगा। इसका मैक्स मुलर ने कहा बताया था ये आर्य कहाँ के थे। ये आपको मैक्स मुलर ये आपको मध्य एशिया से बताए हुए थे। और बाल गंगाधर तिलक को आपको बोले हुए थे, बाल गंगाधर तिलक आपको आर्यों के मूल निवास कहाँ बताए हुए थे, तो उत्तरी ध्रुव से बताए हुए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती बताए हुए थे तिब्बत के रहने वाले लोग हैं। और गंगा
गंगा नाथ झा के द्वारा आपको ये ब्रह्म ऋषि देश से बोले थे। प्रोफेसर पिनाका ने बोले हुए थे, ये जर्मनी से इनका आगमन निवास स्थान था। तो इस प्रकार सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 14 नंबर क्वेश्चन देखें, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन कारणों से हुआ है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था दोस्तों? 1923 में किया गया था और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में किया गया था, इलाहाबाद में। तो ये पूछ रहा है कि यह किस लिए स्थापना किया गया, क्या कारण था इसकी स्थापना किया गया था। ये जो था गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया गया था, इसलिए स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था दोस्तों। हाँ भैया बिल्कुल बात सही है। जब असहयोग आंदोलन, जब देश में सभी लोग एकजुट हो रहे थे, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लेते हैं, जिसकी वजह से यह स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में इलाहाबाद में करते हैं। बिल्कुल स्टेटमेंट ये नंबर सही है। और बात किया जाए इसमें काउंसलिंग में प्रवेश कर अंग्रेजों को मनमाने ढंग से कार्य न करने से रोक देना। हाँ भाई बिल्कुल सही है। काउंसलिंग में प्रवेश करिए और अंग्रेजों को मनमाने ढंग से जो काम कर रहे हैं उस पर रोक लगाना, इसलिए आपको ये बात बिल्कुल बात सही है। तीसरी बात जो था, भारतीयों के द्वारा उसे आशय है कि अनुभूति की उन्हें प्रशासन का अनुभूति प्राप्त न करना था। ये बल्कि बात सही, बिल्कुल गलत था। इस प्रकार जो है 1 और 2 बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। विजयनगर के विरोध में बता रहे हैं तालकोटा का युद्ध में किन राज्यों के संगठन बनाकर आक्रमण किया था। विजयनगर के विरुद्ध में तालकोटा के युद्ध में किन 3 राज्यों ने संगठन बनाकर आक्रमण किया था। तो बताएंगे विजयनगर तालकोटा में, और तालकोटा आक्रमण के बाद क्या विजयनगर क्या समाप्त हो जाता है। तो ये 3 शक्तियां एकत्रित हुए था। कौन कौन हुआ था? आपको बीजापुर और गोलकुंडा और अहमदनगर जो है, ये 3 शक्तियां मिलकर तालकोटा युद्ध में विजयनगर को पराजित करने का, बहमनी इसमें शामिल नहीं था। इस प्रकार आपको ए नंबर ऑप्शन सही जवाब है। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है? माने आजाद भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? तो आपको द्रौपदी मुर्मू बनी है। प्रतिभा देवी सिंह आपको भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और रामनाथ कोविंद की बात करते हैं, जब ये आपको राष्ट्रपति बने थे तो बिहार के राज्यपाल भी रहे हुए थे। और द्रौपदी मुर्मू ये आदिवासी राष्ट्रपति हैं, ये भी बात याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों के द्वारा किए गए अहम बदलाव के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करते हैं। 1857 के संदर्भ में अंग्रेजों के द्वारा किए गए अहम बदलाव के संदर्भ में आइए कथन पर विचार किया जाएगा। 17 की बात करते हैं। इस पर ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य को भारत राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। यार ऐसा बात कहाँ था? नहीं था यार, नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और भारत के गवर्नर जनरल को इंग्लैंड में राजा रानी के निजी प्रतिनिधित्व की घोषणा कर दिया था। 1857 में नहीं किया गया था। उसके बाद मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर लिया गया था। हाँ भैया बिल्कुल यही तो बात था। 1857 के क्रांति में जो था, विद्रोह में जो अंग्रेजों ने के द्वारा अहम बदलाव के संदर्भ में कथनों पर बात करते हैं। मुसलमानों की निजी और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर लिया गया था। इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही है। लुसितानिया नामक जहाज, कौन सा? लुसितानिया नामक जहाज किस देश का था? तो लुसितानिया नामक जहाज जो था यह ब्रिटेन का था। लुसितानिया नामक जहाज जो था किस देश का था? यह ब्रिटेन का था। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच में होने वाला संधि बताएंगे, कौन सा समझौता हुआ था? मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच में कौन सा संधि हुई थी, कौन सा समझौता हुआ था? तो आपको हनोई समझौता हुआ था। वियतनाम की राजधानी हनोई, तो ये हनोई समझौता हुआ था। फ्रांस और वियतनाम के बीच में समझौता हनोई समझौता है। निम्नलिखित घटनाओं में से बताइए कि उसके समय काल पीरियड के अनुसार बता रहा है। तो इसका चलिए इसमें बताते हैं, इसको मिलान कर लेते हैं। आइए मिलान किया जाएगा। 1556 में है ना, 1556 में आपको 1556 में हुआ था क्या? हेमू और बाबर के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। बिल्कुल बात सही है दोस्तों। दूसरा मिलन 1526 में जो हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी।
हाँ, ये बिल्कुल सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम के बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। 1761 की बात किया जाए, 1761 में जो है आपको अहमद शाह आब्दिल और मराठा के बीच में तीसरी पानीपत की लड़ाई हुआ था 1761 में, सही है। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के द्वारा दिल्ली पर कत्लेआम हुआ था, दिल्ली पर कत्लेआम किया हुआ था। नादिर शाह के द्वारा दिल्ली में कत्लेआम शुरू किया गया था 1739 ईस्वी में। इस प्रकार सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आशा और उम्मीद करते होंगे आपको वीडियो अच्छा लगता होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि आपको जो है इस भीड़ में, यूट्यूब की भीड़ में कहीं यह चैनल कहीं आप तक अच्छी जानकारियाँ ना पहुँच पाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते ही जाना है। और 1977 में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ के लिए गठित समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बताइए तो? 1917 में पंचायती राज व्यवस्था के की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इसका सही जवाब बताइए तो? बलवंत राय मेहता समिति कि अशोक मेहता समिति। ये जो समिति की जो है समीक्षा करने के लिए अशोक मेहता जी को बनाया गया था। ठीक है? आपको याद रखें अशोक मेहता, बी नंबर ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान में 89वें संशोधन 2003 में निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना किया गया था? 89 में संविधान संशोधन 2003 में जो गठित किया गया था, कौन सा आयोग की स्थापना किया गया था? ये जो किया गया था दोस्तों, इसमें राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति के आयोग का जो है 89वें संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। आपको डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? आम आदमी पार्टी के स्थापना वर्ष पूछ रहा है, तो ये आपको 2012 में किया गया था। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में, और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री वर्तमान में आतिशी बनी हुई है। आतिशी केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और दिल्ली की तीसरी महिला राष्ट्रपति आतिशी बनी हुई है। तो ये भी बात याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस संघीय शासित क्षेत्र में प्रशासन को प्रशासक कहलाता है? तो आपको कहाँ एलजी मानिए प्रशासक एलजी बोला जाता है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश में आपको लक्षद्वीप में याद रखेंगे। यहाँ पर जो बात है ठीक तो है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है संघ शासित प्रदेश में प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है, तो ये आपको लक्षद्वीप में कहा जाता है। प्रशासक को प्रशासक कहते हैं, ये लक्षद्वीप में कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही है। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर किया है? तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की है? किस आधार पर किया हुआ है? तो आंतरिक अशांति के आधार पर किया हुआ था, आंतरिक अशांति के रूप में किया हुआ था। चलिए सी नंबर ऑप्शन सही था। और केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? आप तो भली भांति ही जानते हैं केंद्रीय सूचना आयोग है ना। सूचना आयोग की जो है 2005 में किया गया था। भारतीय संविधान के 21वें संविधान में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली है ना, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को किस सूची में शामिल कर लिया गया था? किस सूची में शामिल किया गया? 27 के सही जवाब बताएंगे। 8वें अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। सरकार के द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून डैश के अनुसार होगा। किसके अनुसार कानून होगा दोस्तों? ये जो होगा 28 का सही जवाब होगा। ये संविधान के अनुसार होगा। सरकार के द्वारा अधिनियमित कानून ये जो होगा संविधान के अनुसार होगा दोस्तों, संविधान के अनुसार होगा। दिनेश गोस्वामी समिति के बारे में पूछ रहा है, जो बताइए तो दिनेश गोस्वामी किससे संबंधित है? तो ये दिनेश गोस्वामी जो है, याद रखेंगे, दिनेश गोस्वामी ये चुनाव में सुधार करने के लिए समिति बनाया गया था, दिनेश गोस्वामी समिति। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस आर्टिकल में ये बात बताया गया है? आपको याद रखेंगे 170 आर्टिकल में राज्य विधानसभा का गठन आर्टिकल 170 याद हो जाना चाहिए। राज्य विधानसभा का गठन किस आर्टिकल में है दोस्तों? 170 आर्टिकल में है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में, हाँ ठीक है, किस राष्ट्रीय उद्यान में कछुआ के 4 प्रजातियां पाई जाती हैं? तो ये भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पर है? आपको याद रखेंगे, ये भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है
आपको भितरकनिका आपको उड़ीसा में है, जो कछुआ के 4 प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केंद्रीय अभिक्रिया में संरक्षित होता है। नाभिकीय अभिक्रिया में कौन इसमें संरक्षित होता है? तो बताइए इसमें क्या होती है? 32 का सही जवाब होगा आपको डी नंबर ऑप्शन, द्रव्यमान और ऊर्जा और संवेग होता है। आपको नाभिकीय अभिक्रिया में कौन संरक्षित होता है? तो द्रव्यमान रहता है, ऊर्जा और संवेग संरक्षित रहता है। भविष्य का ईंधन किसको बोला जाता है? भविष्य का ईंधन किसको बोला जाता है? तो आपको हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र अकार्बनिक का घटक है? अकार्बनिक का घटक बताइए तो? ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड अकार्बनिक घटक का उदाहरण है। अकार्बनिक घटक का उदाहरण यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है अकार्बनिक घटक है। निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि में नागरिक सेवाएं दिवस सिविल सर्विस डे मनाते हैं? तो बताइए सिविल सर्विस डे किस तारीख को मनाया जाता है? सिविल सर्विस डे आपको 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखेंगे। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उदाहरण कौन है? समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो इसमें प्राथमिक उत्पादक पूछ रहा है। इसका सही जवाब होगा पेंटो प्लेथकेंटोन, है ना? ये आपको सी नंबर ऑप्शन है, पेंटो प्लेथकेंटोन जो होगा आपको याद रखेंगे, ये आपको 36 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। एक क्वेश्चन की बात करते हैं, जनसंख्या की पारिस्थितिकी अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या के पारिस्थितिकी अध्ययन कहलाता है, यानी जनसंख्या के अध्ययन को आपको डेमिकोलॉजी कहते हैं। डेमिकोलॉजी आपको जनसंख्या की परिस्थिति के अध्ययन आपको डेमिकोलॉजी में किया जाता है। किसी जीव में हानिकारक पदार्थ के एकत्रीकरण से क्या कहा जाता है? किसी पदार्थ में हानिकारक पदार्थ की एकत्रीकरण को क्या कहा जाता है? ये 38 का हो जाएगा आपको जैव संचय कहा जाएगा। जैव संचय कहा जाएगा, जैव संचय। फ्लाइंग गिलहरी और लायन हेडल मकाक किस क्षेत्र के विशिष्ट स्थानिक प्रजातियां हैं? फ्लाइंग गिलहरी और लायन हेडल मकाक जो है कि किस क्षेत्र की विशिष्ट प्रजातियां हैं? तो इस प्रकार याद रखेंगे, ये पश्चिमी घाट की प्रजातियां हैं। पश्चिमी घाट में ये सब प्रजातियां पाई जाती हैं। मानक समय रेखा कर्क रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती है? मानक समय रेखा जो है कर्क रेखा एक दूसरे को कहां काटती है या किस राज्य में काटती है? 40 का हो जाएगा छत्तीसगढ़ में जो है मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। किस परियोजना को कनाडा बांध के नाम से भी जानते हैं? किस परियोजना को कनाडा बांध के नाम से भी जानते हैं? 41 का हो जाएगा आपको मयूराक्षी परियोजना को कनाडा बांध के नाम से भी जानते हैं। मयूराक्षी परियोजना को कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है। आपको बी नंबर ऑप्शन सही था। नोट छापने का कागज बनाने की सरकारी कारखाना, तो यह होशंगाबाद में है। कहाँ पे दोस्तों? तो ये आपको होशंगाबाद। ये आपको अखबारी कागज के लिए नेपानगर भी जाना जाता है, याद रखेंगे। अखबारी कागज पूछेगा, अखबारी कागज नेपानगर, और नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना आपको होशंगाबाद, आपको मध्य प्रदेश में पड़ेगा। दोनों क्वेश्चन में आप इस बात को समझ लीजिएगा। और किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि का सर्वाधिक रहा है? तो बताएंगे कौन से पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा कृषि वृद्धि दर हुआ है? ये जो हुआ था 8वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा कृषि में वृद्धि दर देखा गया है। कौन सा पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर देखा गया कृषि में? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। एलोरा की गुफा 15 के भीतरी चित्र जिसमें भगवान विष्णु की नरसिंह अवतार को दिखाया गया, यह किस काल की कृति है? एलोरा में जो है 15वां नंबर गुफा में भीतरी चित्र में भगवान विष्णु की नरसिंह अवतार में दिखाया गया, यह किस काल की कृति है? यह किस काल की कृति है? ये आपको राष्ट्रकूट काल के समय में यह बना हुआ था। राष्ट्रकूट काल के समय की यह कृति बनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य बता रहे हैं? चलिए बताइए तो इसमें क्या गलत होगा? डी नंबर ऑप्शन। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में ही प्रचलित है। नहीं यार, ये सभी जगह प्रचलित है। इस प्रकार ये आपको प्राचीन भारत में व्यवस्था के बारे में असत्य दिया है। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। बिल्कुल गलत था। अगले क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल नहीं था।
लियाकत अली था, ये बिल्कुल था, वित्त मंत्री था। अब्दुल रब नस्तर था और जोगेश नाथ मंडल था। और लेकिन आसफ अली जो था ये आपको नहीं था। आपको डी नंबर ऑप्शन इसमें सही है। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। 9 डिग्री चैनल कहाँ अवस्थित है? तो 9 डिग्री चैनल जो है आपको मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल 9 डिग्री चैनल है? और एडवर्ड एडवर्ड वार्ड हीरे के तराशने और व्यापार का एक अग्रणी स्थल कहाँ पर है? ये आपको हीरा के तराशने और व्यापार का अग्रणी स्थल जो है एडवर्ड वर्ग कहाँ पर अवस्थित है? ये जो है बेल्जियम में। कहाँ पर है दोस्तों? बेल्जियम में है। बेल्जियम में है। हीरा तराशने का एडवर्ड वर्ग स्थान बेल्जियम में है दोस्तों। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के ये अध्यक्ष कौन है? तो यूसी डेबर थे। यूएस डेबर ये आपको नंबर सही जवाब है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। और प्रथम इसके जनजाति आयोग के पूछ रहा है, अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, तो यूएस डेबर है। यूएस डेबर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया है? तो प्रधानमंत्री योजना की उज्ज्वला की शुरुआत आपको 1 मई 2016 को 1 मई 2016 को किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। निम्नलिखित में से कौन से किस्म गेहूं की आपको हाइब्रिड नहीं है, मतलब कि इसको बोलते हैं हाइब्रिड नहीं है, HBY नहीं है, हाइब्रिड किस्म की नहीं है। चलिए बताइए तो इसमें कौन सी गेहूं की प्रजाति नहीं है? सोनालिका है दोस्तों, कल्याण सोना है और गिरजा है, लेकिन रत्ना नहीं है। रत्ना ये आपको गेहूं की किस्म नहीं है। नियोजन काल में भारत में विदेशियों का व्यापार, नियोजन काल में भारत का विदेशियों का व्यापार क्या था? 52 का सही जवाब होगा। सी नंबर ऑप्शन होगा। मात्रा और मूल्य दोनों में बढ़ना है। नियोजित काल में भारत का विदेश व्यापार जो क्या होता है? मात्रा और मूल्य दोनों में बढ़ना, ये आपको नियोजित काल का विदेशी व्यापार है। आगे बात करते हैं यथा वित्तीय विश्व में जो है ना एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आपको एफ का मतलब क्या होता है? फॉरेनर होता है। एफ का मतलब फॉरेनर, डी से डायरेक्टर, आई से इन्वेस्ट हो गया, तो एफ का फॉरेनर होता है। ये बात याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र में सबसे कम योगदान होता है? भारत में राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान कौन सा है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। तो बताइए किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कम योगदान रहता है? ये तृतीय क्षेत्र में आपको योगदान सबसे कम होता है। 54 का तो इसमें आप नहीं, 54 का ए नंबर हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र में, तो ये इसमें योगदान सबसे कम रहता है। लेकिन तृतीय क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र बोला जाता है, तृतीय से सेवा क्षेत्र बोलते हैं। और ये इसमें सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय का प्राप्ति होती है तृतीय क्षेत्र से। याद रखेंगे। इसमें जो है कम होगा तो आपको प्राथमिक हो जाए, ज्यादा पूछेगा तो आपको तृतीय क्षेत्र। महासागरीय सतत का निर्माण किस चट्टान की से हुआ है? महासागरीय जो सतह जो है उसका निर्माण किस चट्टान से हुआ है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। महासागर का जो सतह का निर्माण किस चट्टान से हुआ है दोस्तों? तो बताइए किस चट्टान से हुआ होगा? तो इसका निर्माण किया गया है बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। महासागर के जो सतह का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश का समूह भूमध्य रेखा से गुजरती है? चलिए भूमध्य रेखा से गुजरने वाली लाइन बताइए कहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो आपको कोलंबिया से गुजरेगा। हाँ भैया बिल्कुल कोलंबिया से गुजरेगा। केन्या से गुजरेगा। केन्या से गुजरेगा और इंडोनेशिया से गुजरेगा। इस प्रकार ये आपको बी नंबर ऑप्शन सही है। भूमध्य रेखा गुजरती है, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से गुजरती है। संसार के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पूछ रहा है। तो यह संसार के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी के नाम बताएंगे तो आपको किलायु ज्वालामुखी जो है यह सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। विस्वियन आपको इटली में है, फ्यूजियामा आपको जापान में, कोटापक्षी इक्वाडोर में है। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तटीय प्रवाल भीति स्थल भूखंड के बीच में विकसित होने वाले लैगून को क्या कहेंगे? ये आपको इस लैगून को क्या कहोगे? इस लैगून को हम लोग बोलेंगे बोट चैनल बोला जाएगा। प्रवाल भीति स्थल खंड के बीच में विकसित होने वाले लैगून को आपको बोट चैनल कहा जाएगा, बोट चैनल। 2011 के जनगणना के द्वारा जो है भारतीय जनगणना इतिहास की सबसे कौन सी जनगणना थी? ये आपको बताएंगे। 2011 की जनगणना जो कराया गया था वो कौन सा क्रम का था, कौन सा नंबर का था,
ये आपको 15वीं जनगणना कराया गया था, 15वीं जनगणना। और निम्नलिखित में से इन कथनों में से असत्य बताना है। चलिए असत्य कथन की बात करते हैं। और मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, बिल्कुल भाई सही है। और कंडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं, ये गुजरात में है, ठीक है। मारगोवा मारमागोवा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, नहीं विशाखापत्तनम सबसे ज़्यादा ये गहरा बंदरगाह जो विशाखापत्तनम है। आपको ये सी नंबर ऑप्शन गलत है। चेन्नई बंदरगाह को प्राचीनतम बंदरगाह कहा जाता है। हाँ भैया बिल्कुल सही है, इसमें सी नंबर ऑप्शन गलत था। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 61 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित युग्मों का सुलमित करना है, यह किस देश के सहयोग से बना हुआ है। चलिए बात करते हैं। इस्पात उद्योग जो है, इस्पात उद्योग किन दो देशों से हुआ है। तो बात करते हैं, आपको इसमें से सुलमित नहीं है तो राउरकेला आपको जर्मनी से हुआ है। राउरकेला आपको कहाँ से हुआ है, तो जर्मनी से हुआ है। भिलाई आपको यूएसएसआर रूस से किया गया। दुर्गापुर ब्रिटेन से हुआ है। और आपको बोकारो बोकारो कहाँ से किया, रूस से किया गया, न कि यूएसए से। इस प्रकार आपको डी नंबर ऑप्शन गलत है। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ी, ये कॉफी के लिए या चाय के लिए जाना जाता है। बाबा बुदन की पहाड़ी जो है कॉफी चाय के लिए उत्पादन, चाय के लिए जाना जाता है। में किस खनिज के लिए जाना जाता है। देखो ये जो है आपको यहाँ की पहाड़ी पर आपको चाय के लिए खेती के लिए जाता है, लेकिन खनिज कौन सा इस पहाड़ी में है, तो लौ अयस्क। बाबा बुदन की पहाड़ी में कौन सा खनिज है, तो आपको लौ अयस्क है, लौ अयस्क। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है, इसमें से कौन सा सुलेमित नहीं किया गया है। चलिए बात करते हैं। आंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये कर्नाटक में। आंसी राष्ट्रीय पूछेगा तो कर्नाटक में है दोस्तों, बात सही है। और पालम बालपक्रम बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान आपको मेघालय में है, बिल्कुल सही है। चंदौली आपको कहाँ पर है, चंदौली आपको राष्ट्रीय उद्यान आपको एमएच में है, महाराष्ट्र में एमएच में है। आपको आपको सी नंबर आपको गलत है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपको लद्दाख में है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपको लद्दाख में है। इस प्रकार का आपका सी नंबर आपको गलत हो जाएगा। ये कहाँ एमएच में होगा, एमएच महाराष्ट्र में है। भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी में कहाँ पर संगम होता है, तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल का जगह पूछ रहा है। इसका सही जवाब देवप्रयाग में। तो अलकनंदा और भागीरथी आपको देवप्रयाग में मिलती है। चाय की पत्तियों को क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है। चाय के पत्तियों में क्यूरिंग, माने कि चाय के पत्तियों को सुगंधित बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्यूरिंग कहा जाता है। इसमें कौन सा उपयोग करते हैं, आपको जीवाणु का उपयोग किया जाता है, जीवाणु को उपयोग किया जाता है। चाय के पत्तियों में क्यूरिंग या तंबाकू के पत्तियों में क्यूरिंग करना, आपको जीवाणु का उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। गुदेदार थैलमस किसमें खाने योग्य होता है, गुदेदार थैलमस जो होता है इसमें किसमें खाने योग्य होता है, तो गुदेदार आपको मांसल किसमें, तो सेव वाला होता है ना, तो गुद्दा किसमें रहता है, तो सेव में, आपको याद रखेंगे। अगर बात करते हैं निम्नलिखित में से ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है, बताएंगे किस फसल में ब्लास्ट रोग होता है। चलिए ब्लास्ट रोग जो होता है चावल में ब्लास्ट रोग होता है जस्ता की कमी से। किसकी कमी से, जस्ता के। निम्नलिखित में से कौन सी जीव त्रिकोरकी नहीं है, कौन सा जीव त्रिकोरकी नहीं है, कौन सा जीव त्रिकोरकी नहीं है, तो हैप्पी पैंथेलिज्म जो है आपको सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, इसमें से नहीं है। इकाईडर्मेटा है, मोलास्का है, सिलेंट्रेटा है, नेत्री स्तरीक में आपको इसमें हेलीपैलेंथिज्म नहीं है। सी नंबर आपको गलत इसमें ऑप्शन था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस में, जैसे हम सब सांस लेते हैं एक सांस, और जो उसमें जो है लगभग कितना कार्बन परसेंट छोड़ी जाती है, बताएंगे। सांस लेते हैं तो छोड़ते हैं, उसमें कितना कार्बन की मात्रा रहती है, कितना परसेंट रहती है, तो आपको 4% कार्बन रहती है। कितना कार्बन 4%। वृद्धि हार्मोन जिसे ग्रोथ हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है, प्यूटरी ग्रंथि से। वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है, तो आपको प्यूटरी ग्रंथि से होता है, प्यूटरी ग्रंथि से होता है, इस बात को याद रखेंगे। एक क्वेश्चन की बात करते हैं। धातु युग्मों में से किस एक के क्रम सबसे हल्की धातु और सबसे भारी। चलिए सबसे पहले हल्की धातु कौन है दोस्तों, तो वो आपको लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है, और भारी पूछेगा ओस्मियम है। लिथियम सबसे हल्की और ओस्मियम भारी है, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब। निम्नलिखित में से अम्लों में से किनको बेकिंग पाउडर का निर्माण में उपयोग होता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है, किसका,
टर्टेरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है आपको टर्टेरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सी नंबर ऑप्शन सही है। जंग यानी रस्ट उदाहरण है। जंग कैसा उदाहरण है दोस्तों? तो ये जंग जो है ये आपको यौगिक है। जंग क्या है? यौगिक है, यौगिक है। और निम्नलिखित में से उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। पीतल का रंग देखे होंगे ना, पीतल वाला बढ़ता जाता है, जैसे आपके आंगन में रहेगा तो वो क्या होता है, उस पर जो है बदरंग पड़ जाता है, फीका पड़ना शुरू कर देता है। और वो कारण जो है आपको हाइड्रोजन सल्फाइड के चलते उसका रंग बदरंग दिखाई देने लगता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के चलते। यदि चुंबकीय छड़ को उत्तर या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रति चुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो वो क्या होगा? यदि चुंबकीय छड़ को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास प्रति चुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो क्या होगा? ये जो होगा ध्रुव के द्वारा प्रतिकर्षण होगा। ध्रुव के प्रति क्या होगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। ये बी नंबर इसका सही जवाब होगा। एटम बम सिद्धांत ये काम करता है। एटम बम किस पर ये काम करता है? नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन? एटम बम पूछ रहा है। ये थे नाभिकीय विखंडन। अब परमाणु बम पूछेगा ना, आपको परमाणु बम पूछेगा या हाइड्रोजन बम पूछेगा, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन बम पूछेगा तो आपको नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम आपको नाभिकीय संलयन और एटम बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नियम का नतीजा है? लेंज का नियम किसके संरक्षण का नियम का आपको नतीजा है? किसका नतीजा है दोस्तों? ये जो हो जाएगा आपको ऊर्जा का नतीजा है। लेंज का नियम आपको ऊर्जा का नतीजा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम से संबंधित है। और ध्वनि का वेग का प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि का वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पर नहीं पड़ेगा? आपका दबाव का प्रेशर, ध्वनि पर दबाव का थोड़े प्रेशर पड़ता है। ये आपको सी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए आपको किसका उपयोग करेंगे? आपको कनकेव लेंस का बी नंबर नौ नवोदर नौ नतोदर यानी कनकेव लेंस का उपयोग करते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जब वाष्प द्रव में संघनित होता है, जब वाष्प जो है द्रव में संघनित हो जाता है तो इसका सही जवाब होगा यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। जब वाष्प द्रव में संघनित हो जाता है तो ये क्या करेगा? ऊष्मा का निष्कासन करेगा, निष्कासन करता है। एक गेंद को क्षैतिज दिशा में अगर फेंकना होगा तो कितना कोण पर, कितना डिग्री का कोण बनेगा कि सबसे लंबी दूरी तक फेंक सकते हैं? यदि आपको भाला फेंकना हो या पत्थर फेंकना हो तो कितना डिग्री के कोण पर, है ना, या किसी भी पदार्थ को फेंकने के लिए लंबा दूरी तय करने के लिए कितना डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा? तो ये 45 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। ये 45 डिग्री के कोण पर सबसे लंबी दूरी फेंका जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा था। राग भैरवी और राग भैरवी यह कब गाया जाता है? भैरव और भैरवी यह कब गाया जाता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह प्रातः काल में राग भैरव और राग भैरवी प्रातः काल में जो गाया जाता है। डी नंबर ऑप्शन सही है। जैमिनी राय का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? जैमिनी राय का संबंध किस कला क्षेत्र से रही है? ये आपको चित्रकला क्षेत्र से जैमिनी राय रही हुई है। भारत के पहले फिल्म टेलीविजन संस्थान कहाँ पर है? ये आपको पुणे में है। भारत की फिल्म टेलीविजन संस्थान कहाँ पर? ये आपको पुणे में है, पुणे में है। आपको इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष किया गया है? भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना पूछ रहा है। ये आपको 1891 में राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1891 में किया गया है। राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1891 में किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक पूछ रहा है। इसका सही जवाब बताएंगे। सही जवाब होगा पॉल एलन जो है माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक पॉल एलन है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? चलिए बताइए तो बुनियादी कार्य किसका नहीं है? डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना। ये आपको सही है? हाँ भैया बिल्कुल सही है। और इनपुट को स्वीकार करना बिल्कुल सही है। और टेक्स्ट्स को स्कैन करना है। ये आपको कहाँ भाई? ये कंप्यूटर का थोड़े का, प्रिंटर का काम है भैया। या आपको स्कैनिंग करना किसका है? तो प्रिंटर का होता है। आपको सी नंबर आपको गलत है। डाटा का स्टोर करना ये कंप्यूटर का है, लेकिन स्कैनिंग करना आपको प्रिंटिंग का काम है, लेकिन कंप्यूटर का बुनियादी काम में नहीं शामिल है।
क्या बोलते हैं, कबड्डी में जो है, कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, तो ये कबड्डी में आपको 7 होते हैं, कबड्डी में 7 प्लेयर होता है, कबड्डी में कितने प्लेयर, 7। और बात करते हैं बेलोड्रोम, बेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है, बेलोड्रोम जो है, बेलोड्रम याद रखें, बेलोड्रम किस खेल से संबंधित है, तो बताइए, ये आपको साइकिलिंग से संबंधित है। बेलोड्रम जो है, बेलोड्रम ये साइकिलिंग से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया गया, वह कौन सा राज्य जो है खेल को उद्योग का दर्जा दिया है, खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य, ये आपको मिजोरम जो है, मिजोरम, ये जो खेल को उद्योग का दर्जा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नागनंद और प्रियदर्शिका और रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचना है, नागनंद और प्रियदर्शिका और रत्नावली ये किसका रचना है, तो ये बताएंगे हर्षवर्धन की रचना जो है प्रियदर्शिका और रत्नावली जो है, और नागनंद जो है यह हर्षवर्धन का है, हर्षवर्धन का ये रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी भारत के सारनाथ में सिंह स्तंभ का घटक नहीं है, चलिए बताएंगे, आपको सारनाथ में जो है सिंह पर आपको इसमें कौन सा घटक नहीं है। चलिए 92 की बात करते हैं, इसमें सिंह की कलाकृतियों की किया गया है, बिल्कुल सही बात। नीचे जो घंटी के आकार का कमल है, बहुत अच्छी बात है, आपको सारनाथ में आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। और बात करते हैं इसमें दक्षिण दिशा की ओर दिखाते हुए नक्शकारी गाय का चित्र मिलता है, ये भैया गाय का चित्र कहाँ मिलता है भैया, सारनाथ के सिंह स्तंभ में ये बिल्कुल गाय का चित्र नहीं मिलता है। इसमें धर्म चक्र का परिवर्तन की बात, धर्म चक्र की बात है, बताएगा, हाँ बिल्कुल सही है। इस प्रकार यह गाय का चित्र इसमें देखने को नहीं मिलता है। सी नंबर ऑप्शन गलत था। भारतीय संविधान का वह कौन सा आर्टिकल जो है, कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है, केंद्रीय सीबीसी का है ना, सेंट्रल विजिलेंस आयोग का जो है वर्णन करता है, सीबीसी का आर्टिकल बताएंगे कौन सा होगा, इसमें से कोई आर्टिकल नहीं है, आप गूगल करके आप कमेंट कर, ये आपके लिए सवाल रहेगा, आप सीबीसी का आप बताएंगे इसका कौन सा आर्टिकल है, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। आगे बढ़ करते हैं, निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन दो देशों का संयुक्त अभ्यास है, निसार पूछ रहा है, निसार किन दो देशों का है, जो आपको भारत और आपको यूएसए का है, निसार जो है भारत और यूएसए का निसार उपग्रह जो है, याद रखेंगे। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं, किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, ये जो है दिया जाता है भारतीय भाषाओं को साहित्यकारों को उनके रचना लेखन के प्रोत्साहन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी ग्रुप को दिया गया था। बिहार में शपर SPUR शपर जो है परियोजना किस लिए शुरू किया गया था, बिहार में जो है SPUR परियोजना किस लिए लाया गया था, तो ये आपको नगर निगम वित्त से है, नगर निगम वित्त से आपको शपर परियोजना को शुरू किया गया था, नगर निगम वित्त से संबंधित है, आपको डी नंबर ऑप्शन सही है। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया था, बिहार में चंपारण कृषि कानून आपको 1917 में चंपारण विद्रोह होता है, उसके बाद उसके लिए आपको 1918 में चंपारण कृषि कानून को पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार में ग्रीन बजट सर्वप्रथम कब आया था, बिहार में ग्रीन बजट कब आया था, तो बिहार में ग्रीन बजट 2020 और 21 में, बिहार में ग्रीन बजट 2020 और 21 में ग्रीन बजट आया हुआ था। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन सा जुड़े हुए थे, जो INS से आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, चलिए इसमें जो है फॉरवर्ड ब्लॉक और INS के साथ जुड़े हुए थे, सुभाष चंद्र बोस के साथ। तो इसमें जो सही जवाब बताएंगे 99 का सही जवाब होगा सिलभद्र याजी जो थे आपको फॉरवर्ड ब्लॉक से भी जुड़े हुए थे, INS से भी जुड़े हुए थे, सी नंबर ऑप्शन सही है, सिलभद्र याजी। और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अकबर के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, अकबर के द्वारा बिहार में प्रांतपति के रूप में नियुक्त मान सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, मान सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, 100 का हो जाएगा, सी नंबर रोहतास को बनाया था। अकबर के द्वारा जो है बिहार में प्रांतपति के रूप में नियुक्त मान सिंह ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था, रोहतास को बनाया था दोस्तों। और इस प्रकार से आपके
100 क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा के आने वाले वैकेंसी के लिए अति महत्वपूर्ण था। और इतना ही नहीं दोस्तों, बिहार में जितने भी एग्ज़ाम, बिहार बीपीएससी हो जाएगा, उसके बाद बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते थे, तो उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन था। और आशा और उम्मीद करते होंगे इस चैनल के माध्यम से आपको हेल्प मिलता होगा और आप पहली बार चैनल पर जुड़े होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा और मार्केट का सेट आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद। और आज का क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।